गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और अभी मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड, और फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो जरा एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन नोट करो। A piece of copper metal, a piece of copper metal, a piece of copper metal is to be electroplated, on all side. A piece of copper metal is to be electroplated on all side with silver to a thickness of 1 micrometer, to a thickness of 1 micrometer. To a thickness of 1 micrometer. If the metal strip measures 50 millimeter by 10 millimeter by 1 millimeter, ये मेटल स्ट्रिप के डायमेंशन गिवन है। If the metal strip measures 50 millimeter by 10 millimeter by 1 millimeter, how long must the solution which consists of AgCN twice negative ion, AgCN twice negative ion be electrolyzed, AgCN twice negative ion be electrolyzed by using a current of 100 milliampere, by using a current of 100 milliampere, given the density of silver metal, density of silver given है बेटा 10.5 gram per centimeter cube. Given the density of silver metal is 10.5 gram per centimeter cube. मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, कुछ लोगों ने लेट से ज्वाइन किया है। तो क्वेश्चन में गिवन है अ पीस ऑफ कॉपर मेटल is to be electroplated on all side with silver to a thickness of 1 micrometer. जो कोटिंग हम यहाँ पे सिल्वर की कर रहे हैं उसकी थिकनेस बता रहे हैं 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर। If the metal strip measures, ये मेटल स्ट्रिप की डायमेंशन गिवन है 50 मिलीमीटर बाई 10 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर। How long must the solution which consists the AgCN twice negative ion, solution में ये वाला आयन प्रेजेंट है, ये आयन solution के अंदर प्रेजेंट है,
बाय यूजिंग अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर, इतना करंट को हम यूज कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ सिल्वर गिवन है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको निकालना है कितने टाइम तक इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म करना पड़ेगा उस कॉपर मेटल स्ट्रिप के ऊपर सिल्वर की कोटिंग को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले आप ये निकाल लो कि उस मेटल स्ट्रिप के ऊपर कितना मास सिल्वर का डिपॉजिट होगा, और अगर मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड आपको पता चल गया तो फिर आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हुए जो कितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ेगा वो टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोटिंग हर साइड से करनी है।
अगर ये मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, हम इस मेटल स्ट्रिप को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे डायमेंशन गिवन है, ये है 50 मिलीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर, और ये गिवन है 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, और ये गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस निकाल लेते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल स्ट्रिप, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, तो ये आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स LB, 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 5। तो ये आ गया 5 प्लस 0.1 प्लस 0.5, तो 5.6 इंटू 2, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल स्ट्रिप है। अब हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि इस पे जो सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं वो 1 माइक्रोमीटर थिकनेस की कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिल्वर की जो कोटिंग हम कर रहे हैं उसकी थिकनेस क्या है, 1 माइक्रोमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, तो सिल्वर का कितना वॉल्यूम को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इन्वॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज इक्वल टू ये सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। 1 माइक्रोमीटर है मतलब 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बेटा वॉल्यूम ऑफ सिल्वर टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड आ गया और डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें पता है, तो मास ऑफ सिल्वर टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, तो सिल्वर का कितना मास इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इन्वॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 11.2 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 ग्राम। इलेवन पॉइंट टू इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 ग्राम, तो इतना ग्राम सिल्वर का वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। अब इस अमाउंट को डिपॉजिट कराने के लिए कितना टाइम तक हमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करना पड़ेगा, तो देखो हमें ये पता है फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF, W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF। अब जरा यहाँ पे देखना बेटा N वैल्यू क्या है, N वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। AgCN ट्वाइस नेगेटिव है, AgCN ट्वाइस नेगेटिव, इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सिल्वर सॉलिड प्लस साइनाइड आयन,
ये रिएक्शन होगी यहाँ पे, AgCN twice negative plus electron gives silver solid plus 2 cyanide N। इसका मतलब यहाँ पे N वैल्यू अगर आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो N वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। W हमने इधर निकाला है 11.2 multiplied by 10.5 multiplied by 10 to the power minus 4। मैं इधर ऊपर लिखता हूं, W वैल्यू है बेटा 11.2 multiplied by 10.5 multiplied by 10 to the power minus 4 is equal to M। तो सिल्वर का एटॉमिक मास, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो सिल्वर का एटॉमिक मास है 108। I वैल्यू गिवन है 100 मिली एम्पियर यानी कि 0.1 एम्पियर, करंट है 0.1 एम्पियर। MIT T निकालना है, N है 1, F 96,500। अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो टाइम जो है इन सेकेंड्स आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। अब ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। वन 105 सेकेंड। सही है। ये यहां से T वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते हैं तो 105 सेकेंड आता है। ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड पूरा समझ में आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो एन एमीटर and copper voltmeter, an emitter and copper voltmeter are connected in series. An emitter and copper voltmeter are connected in series in an electric circuit. In an electric circuit through which a constant direct current flows, through which a constant direct current flows, constant direct current flows, DC करंट फ्लो कर रही है। आगे लिखो the emitter shows 0.525 ampere. The emitter shows 0.525 ampere. एमीटर की रीडिंग बता रहे हैं 0.525 एम्पियर है। आगे लिखो if 0.6354 gram of copper is deposited, if 0.6354 gram of copper is deposited in 1 hour,
if 0.6354 gram of copper is deposited in 1 hour, what is percentage error? What is the percentage error? What is the percentage error in the reading of ammeter? What is the percentage error in the reading of ammeter? कॉपर का एटॉमिक वेट बता रहे हैं 63.54. एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.54. .05%, 2.11%. Okay. .05% is correct answer. चलेगा चलेगा चलेगा, ये आसपास की सारी वैल्यू चलेगी. तो बेटा देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि एक एमीटर और एक वोल्टामीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है. तो आपको पता है कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम करंट फ्लो करेगी दोनों के थ्रू. एमीटर की रीडिंग है 0.525 एम्पियर और 1 घंटे में 0.6354 ग्राम कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है. तो हम यहां से ये निकाल लेंगे कि 1 घंटे में इतना ग्राम अगर कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है तो क्या करंट फ्लो कर रही होगी. ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF. W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF. तो W है बेटा 0.6354
M 63.54, I निकालना है, T 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड डिवाइड बाय N, N यहाँ पे 2 होगा, F 96500, तो I आ गया 0.6354 multiplied by 2 multiplied by 965 upon 63.54 multiplied by 36, तो 0.6354 से ये कैंसिल किया, यहाँ पे 100 आ गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया 18, तो ये आ गया 965 अपॉन 100 इंटू 18, तो ये तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो कर रही है वो यहां से आ गई, इतना एम्पियर, ठीक है, इतना एम्पियर करंट जो है एक्चुअल में फ्लो कर रही है। और जो वैल्यू जो एमीटर जो है रीडिंग बता रहा है वो है 0.525 एम्पियर, ये आ रहा है 0.5361 एम्पियर, 0.5361 एम्पियर आ रहा है, और जबकि एमीटर बता रहा है 0.525 एम्पियर, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.5361 माइनस 0.525 डिवाइडेड बाय 0.5361 इंटू 100, .5361 माइनस 0.525 अपॉन 0.5361 इंटू 100, तो यहां से ये 2.05% के अप्रॉक्स आ जाता है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे बेस्ड। लिखो, an oxide of metal, an oxide of metal, atomic weight 112, an oxide of metal, atomic weight 112, contains 12.5% oxygen by weight, contains 12.5% oxygen by weight, ये उस ऑक्साइड के अंदर बता रहा है कि इतना परसेंट ऑक्सीजन का है बाय मास। आगे लिखो, the oxide was dissolved in HCl, the oxide was dissolved in HCl, and the metal chloride, the oxide was dissolved in HCl and the metal chloride thus generated, and the metal chloride thus generated was electrolyzed, was electrolyzed. What is the weight of metal liberated? What is the weight of metal liberated? What is the weight of metal liberated at cathode? If 0.965 ampere current, if 0.965 ampere current was passed for 5 hours, if 0.965 ampere current was passed for 5 hours, also determine the valency of the metal, also determine the valency of the metal.
फर्स्ट लाइन में गिवन है एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एटॉमिक वेट 112, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एटॉमिक वेट 112 contains 12.5% oxygen by weight, contains 12.5% oxygen by weight. वैलेंसी 2, हाँ सही है, सही है, वैलेंसी 2 है। आकाश, वैलेंसी 2 कैसे निकाला, मेथड बताओ बेटा। क्या इक्विवेलेंस क्रिएट करे थे मैंने, इक्विवेलेंट इक्वेट करे थे कि 12.5 इक्विवेलेंट मास से किया था सर। अच्छा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को यूज किया था। यस सर। अच्छा ठीक है, तो वहां से इक्विवेलेंट मास कितना आया? सो 56 आया था। 56 आया था, और एटॉमिक मास गिवन है तो उससे आपने वैलेंसी निकाल लिया। यस सर। ठीक है। 20.16 ग्राम, 20.16 ग्राम, 20.16 ग्राम बेटा गलत आंसर है। अमाउंट इसका हाफ है, 10.08 ग्राम जो है ये सही आंसर है। तो मास ऑफ मेटल deposited या liberated is equal to 10.08 ग्राम एंड वैलेंसी ऑफ मेटल is equal to 2। देखो यहाँ पे आपको एक 11th का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जिसको हम इक्विवेलेंट मास डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। तो मान लो कि मेटल है M,
मेटल M ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाता है। अगर ऑक्साइड का मास हम 100 ग्राम ले लें, ऑक्साइड का मास अगर 100 ग्राम है, ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि उसके अंदर 12.5% बाय वेट ऑक्सीजन है, मतलब 12.5 ग्राम ऑक्सीजन होगा, 87.5 ग्राम मेटल होगा। इस 100 ग्राम में 12.5 ग्राम अगर ऑक्सीजन का है तो 87.5 ग्राम मेटल का होगा। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, तो यहां से हम मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल यूज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा, ये आ जाएगा 87.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12.5। ठीक है, तो ये आ गया 56 एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली 56 आ जाता है। तो इक्विवेलेंट मास 56 आ गया, तो वैलेंसी ऑफ मेटल हो जाएगी एटॉमिक मास ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, यानी कि 112 अपॉन 56, एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो वैलेंसी ऑफ मेटल 2 आ गया। अब देखो, अगर वैलेंसी 2 आ गई तो इसका मतलब है कि जो क्लोराइड ये बनाएगा वो NClN होगा। यहाँ पे जो क्लोराइड बनेगा वो NClN होगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर M2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो M2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। ये रिएक्शन होगी कैथोड पे। M2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। आप देखो, आपसे पूछ रहे कितना अमाउंट मेटल का डिपॉजिट होगा, तो W इज इक्वल टू M जो है 112 इंटू I। तो यहाँ पे 0.965 एम्पियर करंट को पास कर रहे हैं, इंटू I मल्टीप्लाइड बाय T 5 आवर्स के लिए, 5 इंटू 3600। टाइम हमेशा सेकंड में ही होना चाहिए। MIT अपॉन N2 F 96500 96500। तो ये आ गया यहाँ पे 1000 को ये 5 से कैंसिल किया 200, तो W इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाइड बाय 36 अपॉन 2 इंटू 200, तो 4 इंटू 100, 4 9 जा 36। ये आ गया बेटा 1.12 इंटू 9, 1.12 इंटू 9 ग्राम, तो 10.08 ग्राम आ जाता है, 10.08 ग्राम। अब मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट पे बेस्ड, बट ये बेस्ट क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड पूछा नहीं जा सकता। नोट करो क्वेश्चन को, लिखो, प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एज्यूम दैट impure copper contains only iron. Assume that impure copper contains only iron, gold and silver as impurities. Only iron, gold and silver as impurities. अब देखो, यहाँ पे impurity तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू प्योर पार्ट।
ठीक है, आगे देखो, आगे नोट करो। आफ्टर पैसेज ऑफ 140 एम्पियर करंट, after passage of 140 ampere current for 482.5 second, 482.5 second, the mass of anode decreased by 22.26 gram. The mass of anode decreased by 22.26 gram, and the cathode increased in mass, by 22.011 gram. 22.011 gram. Calculate percentage of iron and copper in the impure sample. Calculate percentage of iron and copper in impure sample. इम्प्योर सैंपल में आयरन और कॉपर का परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है, एज्यूम दैट इम्प्योर कॉपर कंटेन्स ओनली आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर एज इम्प्योरिटीज। ओनली आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर एज इम्प्योरिटीज। आगे बोला है, आफ्टर पैसेज ऑफ 140 एम्पियर, आफ्टर पैसेज ऑफ 140 एम्पियर फॉर 482.5 seconds, after passage of 140 ampere for 482.5 seconds, the mass of anode decreased by 22.26 gram. 22.26 gram. And the cathode increased in mass by 22.011 gram. Calculate percentage of iron and copper present in impure sample.
कॉपर का परसेंटेज सही है 98.88%। पॉइंट 85%। पॉइंट 85% सही आंसर है आयरन का। परसेंटेज ऑफ आयरन 0.85% सही आंसर है। अब दो अलग अलग स्टूडेंट्स ने आंसर बताया हुआ है। प्रिया एक्सप्लेन करो बेटा, कॉपर का परसेंटेज 98.88% कैसे आया? अरे तूने आंसर निकाला है तो मेथड बताना कैसे सॉल्व किया। सर एग्जिट हो गई। नमन तुमने भी आयरन का वेट निकाला है, कैसे निकाला है बता सकते हो? सर गलत ही करा है पर ऐसे निकालो। गलती है? यस सर। पहले ही सरेंडर कर दिया? यस। एक स्टूडेंट ने परसेंटेज ऑफ आयरन भी निकाला था। साक्षी, साक्षी बेटा तेरा माइक अनम्यूट करो और बताओ आयरन का परसेंटेज आपने कैसे निकाला? 0.85%। आंसर सही है आपका। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में गिवन है एज्यूम दैट इम्प्योर कॉपर कंटेन्स आयरन सिल्वर ओनली, आयरन गोल्ड एंड सिल्वर एज इम्प्योरिटीज। मतलब उस इम्प्योर कॉपर के अंदर कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है और सिल्वर है। आफ्टर पैसेज ऑफ 140 एम्पियर फॉर 482.5 सेकेंड, द मास ऑफ एनोड डिक्रीज्ड बाय 22.26 ग्राम। एनोड के मास में 22.26 ग्राम का डिक्रीज हो रहा है और कैथोड के मास में 22.011 ग्राम का इंक्रीज हो रहा है।
तो आपको आयरन का परसेंटेज और कॉपर का परसेंटेज निकालना है। अब जरा पूरे प्रोसेस को समझो, यहाँ पे क्या हो रहा होगा जब आप इलेक्ट्रोलिसिस को स्टार्ट करोगे। ध्यान देना, जो एनोड यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं वो एक रिएक्टिव एनोड है, इनर्ट एनोड नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू इम्प्योर मेटल को, ठीक है, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल। तो इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। अब देखो, सोल्यूशन के बारे में कुछ मेंशन किया नहीं गया, तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है सोल्यूशन के बारे में, तो हम ये मान करके चलेंगे कि एक्वस सोल्यूशन तो होगा ही। अगर सोल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया तो हम ये मान करके चलेंगे कि एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस सोल्यूशन होगा इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन पहले से प्रेजेंट है। आप देखो, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करोगे, जरा एनोड देखना, एनोड पे क्या क्या है। एनोड बना है आयरन से, कॉपर से, गोल्ड से, सिल्वर से। ये 4 मेटल से एनोड बना है। उसके अंदर आयरन भी है, कॉपर भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। इसमें मेजर कंपोनेंट कॉपर है। जो मेन कंपोनेंट एनोड का है वो कॉपर है, साथ में आयरन, गोल्ड और सिल्वर इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनमें सबसे ऊपर आयरन है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयरन है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है इन चारों में। इसका मतलब है कि एनोड यहां पे रिएक्टिव है, मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी एनोड पे, उसमें सबसे पहले ऑक्सीडाइज होने वाला मेटल होगा आयरन। ठीक है, तो एनोड की रिएक्शन को अगर देखें तो सबसे पहले एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो ये रिएक्शन होगी बेटा, आयरन सॉलिड गिव्स आयरन 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन एनोड पे सबसे पहले होगी। आयरन सॉलिड गिव्स आयरन 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन एनोड पे सबसे पहले हो रही है, आयरन सॉलिड गिव्स आयरन 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जब ये रिएक्शन एनोड पे हो रही है, उसी मोमेंट पे कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, जरा इस बात को भी समझो। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन पहले से प्रेजेंट है। आयरन 2 पॉजिटिव आयरन के ऑक्सीडेशन से सॉल्यूशन में आया। अगर आयरन और हाइड्रोजन की पोजीशन को देखा जाए तो आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब कि फेरस आयन और हाइड्रोजन आयन में डिपोजिशन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन का कम होगा। इट मींस कैथोड पे पहले डिपॉजिट होगा हाइड्रोजन आयन। तो उसी मोमेंट पे कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है, 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और एनोड पे आप देखो आयरन ऑक्सीडाइज होकर के सोल्यूशन में आ रहा है। इसका मतलब अगर आप देखो बेटा, एनोड से क्योंकि आयरन सोल्यूशन के अंदर आ रहा है, तो इस प्रोसेस में एनोड का मास डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कैथोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस तो एस्केप आउट हो जाएगी, इसलिए कैथोड के मास में कोई चेंज नहीं होगा। जब ये आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो एनोड का मास तो डिक्रीज कर रहा होगा, बट कैथोड के मास में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जब सारा का सारा आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा
उसके बाद फिर नेक्स्ट मेटल के ऑक्सीडेशन की बात आएगी। तो अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में देखो तो यहाँ पे कॉपर जो है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है कौन? ठीक है कौन? तो अगर हम देखें हाइड्रोजन के जस्ट बाद कॉपर आता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में गोल्ड और सिल्वर के कंपेयर में कॉपर ऊपर है, इसलिए नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कॉपर का होगा। तब एनोड पे दूसरी रिएक्शन क्या हो रही होगी? दूसरी रिएक्शन हो रही होगी कॉपर सॉलिड गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पहले ये वाली रिएक्शन हुई, फिर ये वाली रिएक्शन हुई, तो एनोड से कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के सोल्यूशन में आ रहा है। अब देखो जरा सोल्यूशन में कौन कौन से आयन्स है। तो सोल्यूशन में फेरस आयन है, सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है जो कि वाटर से मिल रहा है, सॉल्वेंट से मिल रहा है, तो सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन है, सोल्यूशन के अंदर फेरस आयन है, सोल्यूशन के अंदर एक नया आयन और आ गया, वो है कॉपर 2 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, ये 3 आयन सोल्यूशन में है। अब अगर आप इन तीनों में देखो तो इन तीनों में सबसे कम डिपोजिशन पोटेंशियल कॉपर 2 पॉजिटिव का है। तो कैथोड पे जो सेकेंड रिएक्शन होगी वो रिएक्शन ये होगी बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। अब आप देखो हो क्या रहा है, इधर एनोड से कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के सोल्यूशन में आया और उधर वही कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होकर के कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। मतलब जितना मास सेकेंड रिएक्शन के मीन टाइम एनोड का डिक्रीज करेगा, उतना मास कैथोड का इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां पे एनोड के मास का डिक्रीज और कैथोड के मास का इंक्रीज बराबर है। और फिर क्या होगा बेटा, जब सारा का सारा कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया तो मेजर कंपोनेंट एनोड का कॉपर था, गोल्ड और सिल्वर ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है इंप्योरिटी के फॉर्म में। तो क्या होगा, जब जो मेन कंपोनेंट है एनोड का वो डिस्चार्ज हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, एनोड खत्म हो जाएगा, वहां पे सेल रिएक्शन के लिए जो सेल सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो सेल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो जो गोल्ड और सिल्वर बचा हुआ है वो वही एनोड के नीचे वो एनोड मड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये हमें किस फॉर्म में मिलेगा, ये मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो एनोड मड के फॉर्म में गोल्ड और सिल्वर मिलेगा। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो पूरा इस प्रोसेस का एक्सपेंडिचर है, वो पूरा एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ एनोड मड की रिकवरी से, एनोड मड से जो गोल्ड और सिल्वर की रिकवरी होती है उससे पूरे प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाती है। ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो खर्च हो रहा है वो सारा का सारा खर्च जो है सिर्फ एनोड मड से गोल्ड और सिल्वर की जो रिकवरी होती है उससे जो है प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, या हमें एक तरीके से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अब आपके सामने पूरी रिएक्शन है कि गोल्ड और सिल्वर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा एट एनोड। अगर हम एनोड की बात करें तो इनिशियली आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, बाद में कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे आप देखो इनिशियली हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन होगा, बाद में कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन होगा। इसीलिए एनोड और कैथोड के मास में अनइक्वल चेंज आ रहा है। बट यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि जो इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड है वो कॉपर के डिपॉजिट करने की वजह से है। ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन impure copper electrode, mass of copper present in impure copper electrode is equal to 22.011 gram. Therefore
देयरफॉर परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर, अब कॉपर का परसेंटेज तो यहीं से आ जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 22.011 divided by decrease in mass of anode 22.26 multiplied by 100. 22.011 divided by 22.26 multiplied by 100, ये सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाता है 98.88%। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाता है 98.88% वैल्यू आ जाती है परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर की। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ आयरन। तो ध्यान देना कि हम यहाँ पे कितना करंट को पास कर रहे हैं, टोटल 140 एम्पियर करंट को पास कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए 482.5 सेकंड के लिए, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से ये सारी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, टोटल amount of electricity passed through the solution is equal to, क्या हो जाएगा बेटा, देखो I गिवन है 140 एम्पियर, 140 इंटू टी 482.5, IT मैं इसको फैराडे में कन्वर्ट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय F 96500, 96500। तो आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हो 14 इंटू 4825। ठीक है, ये एक जीरो हटा दो तो यहाँ पे 1.4 आ जाएगा। अब इसको 4825, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.7 फैराडे। 0.7 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हम टोटल पास कर रहे हैं, मतलब टोटल हम 0.7 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का पास कर रहे हैं। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का हम पास कर रहे हैं उतना टोटल ग्राम इक्विवेलेंट आयरन का और कॉपर का डिस्चार्ज होगा एट एनोड। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिस्चार्ज्ड प्लस gram equivalent of iron discharged, gram equivalent of copper discharged plus gram equivalent of iron discharged is equal to 0.7. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिस्चार्ज तो हमें पता है 22.011, 22.011 divided by 63.56 या 63.6 ले लो, ये तो हो गया इसका एटॉमिक वेट, और इसका वैलेंसी 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट हमें चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिस्चार्ज प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन डिस्चार्ज। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, वेट ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। तो आयरन का एटॉमिक मास है 56 और यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज होकर के आयरन 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो 56/2 28 होगा। 28 इज इक्वल टू 0.7। अब यहां से सॉल्व करके बेटा मास ऑफ आयरन कैलकुलेट कर लोगे। जरा बताओ अब मास ऑफ आयरन कितना आता है।
0.1887. Amount of iron 0.1887 ग्राम। तो अब हम निकाल लेंगे परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन, परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन। तो ये हो जाएगा बेटा 0.1887 डिवाइड बाय 22.26 इंटू 100। 0.1887 अपॉन 22.26 इंटू 100। तो ये कितना आया, सॉल्व करके बताओ। .8476। हाँ ठीक है, 0.85%। एक तरीका और था इसको डिटरमाइन करने का, आप ये निकाल लेते कि जो कॉपर है, कॉपर को डिस्चार्ज करने में कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइज हुई है। कॉपर का 22.011 ग्राम यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो 22.011 ग्राम कॉपर को डिस्चार्ज करने में कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हुई है। वो फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को निकाल करके 0.7 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी होगी वो आयरन को डिस्चार्ज करने में यूटिलाइज हुई होगी, तो वहां से आयरन का मास आ जाएगा। तो आ गया समझ में पूरा क्वेश्चन? ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया? चलो नहीं समझ में आया तो फिर समझते हैं। देखो बेटा, यहां पे बोल रहा है कि एक इम्प्योर इलेक्ट्रोड है, एक इम्प्योर इलेक्ट्रोड है। ये इम्प्योर इलेक्ट्रोड बना है बेटा कॉपर से। कॉपर उसका मेन कंपोनेंट है, कॉपर के साथ वहां पे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। आयरन, गोल्ड और सिल्वर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है अलोंग विथ कॉपर। उसको हमने एनोड बना दिया, और एनोड बना करके फिर हम क्या कर रहे हैं, .224 आ रहा है। ये जो वैल्यू मैंने बताया हुआ इसी को कैलकुलेट करके आप बता रहे हैं यहां से, ये मास ऑफ आयरन जो हमने कंसीडर किया इसी को कैलकुलेट करके 0.1887 आ रहा है, या तुमने अपनी तरफ से कैलकुलेशन किया है? मैत्रिका सर वो कैलकुलेट करके 0.224 आ रहा है सर। इसी को कैलकुलेट करके? यस सर, वेट ऑफ आयरन 0.224 आ रहा है। 0.224 आ रहा है। हाँ भाई, बाकी लोगों ने भी कैलकुलेट किया है इसी को? फिर तुमने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया, क्योंकि बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं इसी से आ रहा है ये 0.1887। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करना। यस। तो आप जरा देखो बेटा, यहां पे बोल रहे हैं कि इम्प्योर इलेक्ट्रोड को हम एनोड बना रहे हैं। उस इम्प्योर इलेक्ट्रोड के अंदर कौन कौन से मेटल प्रेजेंट है? मेन कंपोनेंट है उसका कॉपर, साथ में है आयरन, गोल्ड और सिल्वर। अब इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयरन है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, एनोड से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। एनोड से, सोबित भी बता रहे 0.224 ही आ रहे हैं, 0.224।
भाई फिर आप एक बार देखना इसको, जो है ये अगर 0.224 आप कंसीडर करते हो, 0.224, तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब ये तो दोनों का जो सम है वो 100% से ज्यादा आ जाएगा। दोनों का सम 100% से ज्यादा आ जाएगा, और 100% से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सर आपने उसका अच्छा, कॉपर का मास 63.6 लिया, 63.5 से 80.1887 आ रहा है। अच्छा, 63.6 से जो है ये 0.224 आ रहा है। यस सर, और अगर हम 63.5 से एग्जैक्ट आ रहा है। अगर 63.5 लें तो हाँ, तो ये हो सकता है, 0.1887 आ रहा है। हो सकता है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो हम कंसीडर करें उसकी वजह से वेरिएशन हो सकता है। वैसे इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास ऑफ कॉपर गिवन नहीं है, तो 63.5 के बेसिस पे ही जो है फिर ये आया होगा, तो उसको देख लेना। मेथड सही है, कॉन्सेप्ट जो है एग्जैक्टली यही अप्लाई करना। अब कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ नहीं पाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको देखो। तो जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया तो सबसे पहले एनोड से आयरन का ऑक्सीडेशन होगा। एनोड से आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन 2 पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर आएगा। सोल्यूशन में पहले से H पॉजिटिव प्रेजेंट है। H पॉजिटिव और आयरन 2 पॉजिटिव में H पॉजिटिव का डिपोजिशन पोटेंशियल कम है, इसलिए कैथोड पे हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन हो रहा होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो क्योंकि कैथोड पे गैसियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए कैथोड के मास में चेंज नहीं होगा, बट एनोड का मास डिक्रीज कर रहा होगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जब सारा आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेटल के ऑक्सीडेशन की बात आती है। तो नेक्स्ट मेटल जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा कॉपर। उस लिस्ट में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में सेकंड पोजीशन पे कॉपर आता है। तो फिर कॉपर का ऑक्सीडेशन एनोड पे स्टार्ट हो जाएगा, और कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में आया। सोल्यूशन के अंदर पहले से फेरस आयन और हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। अब इन तीनों आयन में सबसे कम डिपोजिशन पोटेंशियल कॉपर 2 पॉजिटिव का है, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव का डिपोजिशन पोटेंशियल सबसे कम है, इसलिए कैथोड पे अब कॉपर 2 पॉजिटिव का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये इंटरवल जिसमें एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी टाइम इंटरवल में आप देखोगे कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा होगा। मतलब एनोड के मास में जितना डिक्रीज हो रहा होगा, कैथोड के मास में उतना इंक्रीज हो रहा होगा। और फिर जब सारा का सारा कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि कॉपर जो है वो एनोड का मेन कंपोनेंट है, तो क्या होगा, फिर जो सेल सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो कंडक्टिंग मीडियम, जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कंडक्टिंग मीडियम में, वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। इसलिए क्या होगा, फिर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा तो आगे गोल्ड और सिल्वर का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है। तो वो गोल्ड और सिल्वर जो है वहां पे हमें एनोड मड के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक। तो गोल्ड और सिल्वर एनोड मड के फॉर्म में मिलते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमें यह पता चल गया कि जो कैथोड के मास में इंक्रीज है वो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है। तो अब ये जो सारा कॉपर है ये इम्प्योर एनोड से हमें मिला है। तो इम्प्योर एनोड के अंदर कॉपर का मास हमें पता चल गया 22.011 ग्राम। इसके बेसिस पे हम परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर इन इम्प्योर एनोड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 22.011 अपॉन 22.26 इंटू 100, तो ये 98.88% आ गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी को हम फैराडे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो करंट गिवन है 140 एम्पियर और टाइम गिवन है 482.5 सेकेंड। इससे हमने इन टर्म्स ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास्ट को कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 0.7 फैराडे। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एनोड पे जो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट मेटल का डिस्चार्ज होगा
वो 0.7 के बराबर होगा, 0.7 ग्राम इक्विवेलेंट। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल डिस्चार्ज्ड एट एनोड इज इक्वल टू 0.7 ग्राम इक्विवेलेंट, बिकॉज 0.7 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कर रहे हैं। इसका मतलब 0.7 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं। तो जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को हम पास कर रहे हैं, उतना टोटल ग्राम इक्विवेलेंट मेटल का ऑक्सीडाइज होगा एट एनोड। तो हमने वहां से क्या कर लिया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिस्चार्ज प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन डिस्चार्ज एट एनोड इज इक्वल टू 0.7। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिस्चार्ज 22.011 अपॉन इसका एटॉमिक मास जो वैल्यू गिवन है उसके लिए ये 63.6 नहीं बल्कि 63.5 होना चाहिए। तो 22.011 अपॉन 63.5 बाई 2, 2 इसलिए 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे क्योंकि वैलेंसी 2 है कॉपर की, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस वेट ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन डिस्चार्ज डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन, जो कि एटॉमिक मास बाय वैलेंसी होगा, एटॉमिक मास 56 बाय 2 28 इज इक्वल टू 0.7। तो यहां से हमने मास ऑफ आयरन डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लिया, फिर परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन निकाल लेंगे तो ये आ जाता है 0.85%। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब समझ में आया सबको? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना था क्वेश्चन को? ठीक है, तो इसी के साथ बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का डिस्कशन फिनिश हो गया। अब हमें चाहिए एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेकेंड कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कंडक्टेंस मेजरमेंट। अच्छा बेटा एक बात मैं और बता दूं आपको, इस चैप्टर में मैं जिस तरीके से प्रोसीड कर रहा हूं वो एनसीईआरटी का जो डिस्कशन है उसका एग्जैक्टली उल्टा है। एनसीईआरटी में सबसे पहले इन्होंने गैल्वेनिक सेल, ठीक है, केमिकल सेल को डिस्कस किया, केमिकल सेल गैल्वेनिक सेल को डिस्कस किया। पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद गैल्वेनिक सेल का डिस्कशन है, गैल्वेनिक सेल के डिस्कशन के बाद फिर इन्होंने कंडक्टेंस मेजरमेंट को डिस्कस किया है, कंडक्टेंस मेजरमेंट के बाद फिर इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस किया, बीच में कॉमर्शियल बैटरीज का डिस्कशन है। ठीक है, मैं उल्टा प्रोसीड कर रहा हूं। मैं सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस किया, उसके बाद मैं कंडक्टेंस मेजरमेंट कराऊंगा जो अभी डिस्कस स्टार्ट कर रहा हूं, और कंडक्टेंस मेजरमेंट के बाद हम लोग गैल्वेनिक सेल पे आएंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में कॉमर्शियल बैटरीज और कोरोजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टेंस मेजरमेंट एनसीईआरटी में ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ है ये डिस्कशन एनसीईआरटी का जो नया एडिशन है उसमें गिवन है बेटा पेज नंबर 75 पे, पेज नंबर 75 कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये हेडिंग गिवन है। मिल गया सबको? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये हेडिंग मिली पेज नंबर 75 पे।
अगर ओल्ड एडिशन है तो थोड़ा पहले हो सकता है, ओल्ड एडिशन में इससे पहले के किसी पेज नंबर पे हो सकता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोला इट इज नेसेसरी टू डिफाइन अ फ्यू टर्म्स बिफोर वी कंसीडर द सब्जेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है, कुछ टर्म्स को डिफाइन करना जरूरी है। अब वो कौन कौन से टर्म है? बोला द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल R एंड इट इज मेजर्ड इन ओम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, इसकी यूनिट है ओम, which in terms of SI base unit is equal to kilogram meter square per Simon cube एम्पियर स्क्वायर। बेटा अब ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, ये तो सबको पता है, लेकिन उसकी SI यूनिट क्या है? तो ये SI यूनिट सीधे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर साइमन क्यूब एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस SI unit of electrical resistance is kilogram meter square per Simon cube ampere square। साइमन जो है ये कंडक्टेंस की यूनिट होती है। आगे देखो, बोला इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप फिजिक्स में पढ़ोगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ोगे तो वहां पे ये डिस्कशन आएगा। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज किया जाता है। इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज with which you are familiar from your study of physics। अभी पढ़ा है क्या आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को? अच्छा पढ़ लिया है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो it can be measured with the help of a Wheatstone bridge with which you are familiar from your study of physics। The electrical resistance of any object is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आप इस बात को नोट कर लो, लिखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसमें नोट करो, लिखो द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस is called electrical resistance। The reciprocal of electrical resistance, the reciprocal of electrical conductance is called electrical resistance। आगे लिखो, it is represented by capital R, it is represented by capital R and it is directly proportional to, and it is directly proportional to
length of conductor, length of conductor, and inversely proportional to, and inversely proportional to cross-sectional area of the conductor. Directly proportional to length of conductor and inversely proportional to cross-sectional area of conductor. देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, भले कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता हो, लेकिन नोट्स में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको हर इंफॉर्मेशन, चाहे वो कितनी भी बेसिक लगे, उसको आपको लिखना जरूर चाहिए। नहीं तो आपको अपना ही नोट्स को पढ़ने में मजा नहीं आएगा बाद में। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर is directly proportional to length of conductor, length of conductor, length of conductor L, and inversely proportional to cross sectional area, area of conductor, कैपिटल ए। इसका मतलब अगर आप देखो तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म आता है रो। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। R is equal to rho into L by A, where rho is a proportionality constant, where rho is a proportionality constant called resistivity, where rho is proportionality constant called resistivity. इसका ओल्ड नेम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिख लो, इन ओल्ड टर्म्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है उसमें इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, पहले इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम आर की यूनिट को कंसीडर करें तो आर की जो कॉमन यूनिट है वो क्या है, ओम। ठीक है, इसकी जो कॉमन यूनिट है वो ओम है। और एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट मैंने यहां पे बताया, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है जिसको लोग बहुत कम जानते हैं। तो इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर साइमन क्यूब एम्पियर स्क्वायर। अब पता नहीं है फिजिक्स में आपने जब पढ़ा था तो फिजिक्स के एनसीईआरटी में गिवन है इंफॉर्मेशन या नहीं। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया या नहीं। चलो, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्कशन है वो फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में आता है इन कंपेयर टू केमिस्ट्री। अब जरा आगे देखो, बोला था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। एंड क्वाइट ऑफन इट्स सब मल्टीपल ओम सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, तो अब आप नोट कर लो, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी
ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन आगे नीचे गिवन है, मैं पहले इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं तो लास्ट में आपको डिफिनीशन मिलेगी। तो बोला IUPAC recommends the use of the term resistivity over a specific resistance। पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता था, बट जो लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से अब इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। IUPAC recommends the use of the term resistivity over a specific resistance, and hence in the rest of the book we shall use the term resistivity। Physically the resistivity for a substance is its resistance, ये definition है। Physically the resistivity for a substance is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। ठीक है, लिख लो, लिखो लिखो the resistivity of a conductor, the resistivity of a conductor जरूरी नहीं को कंडक्टर ही हो, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। The resistivity of a conductor which is 1 meter long, and whose area of cross section is 1 meter square, and whose area of cross section is 1 meter square, and whose area of cross section is 1 meter square are called resistivity of the conductor, are called resistivity of the conductor। अब जरा इसी एक्सप्रेशन को देखो बेटा, R is equal to क्या है, रो इंटू L by A। तो बोल रहे हैं कि if L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square, अगर L 1 मीटर है और A 1 मीटर स्क्वायर है, then R is equal to रो। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। यही से डिफिनीशन आ रही। ठीक है, आगे लिखो, इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर, its SI unit is ohm meter। अरे भाई डिफिनीशन तो NCERT में गिवन था, मैंने डिफिनीशन तो नोट कर लिया या नहीं शोभित डिफिनीशन लिख लिया या डिफिनीशन ही रिपीट करना है? क्या डिफिनीशन रिपीट करना है? अच्छा, तो डिफिनीशन है, लिख लो, the resistance of an electrical conductor, which is 1 meter long, the resistance of an electrical conductor which is 1 meter long and whose area of cross section is 1 meter square, and whose area of cross section is 1 meter square, and whose area of cross section is 1 meter square is called resistivity, ठीक है। अब ये कैसे आया, यहां से देख लो, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A है, ठीक है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A है। तो बोल रहा है कि इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तब जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी है। तो यहां से डिफिनीशन आई है। आगे मैंने बताया कि इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है, और इसकी दूसरी यूनिट ओम सेंटीमीटर भी है। ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर इसको यूज करते हैं। यहां पे रिलेशनशिप भी गिवन है बेटा, बोला है कि 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ करके चलना, नहीं तो आगे चल करके यही कंफ्यूजिंग हो जाते और फिर इन्हीं की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। अब ये तो बहुत आसान है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, या इसका उल्टा गिवन है 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 ओम मीटर। अब आगे बोला द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। लिख लो अगली हेडिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिफिनीशन लिखो, लिखो द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस is called electrical conductance. The reciprocal of electrical resistance is called electrical conductance. आगे लिखो, it is represented by capital G. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैपिटल G इज इक्वल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी यूनिट है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, और इसको समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं MHO, म्हो, OHM, ओम, तो उसी का उल्टा ओम इनवर्स और म्हो, और इसको बोलते हैं बेटा साइमंस। साइमंस SIEMENS, साइमंस, जिसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स और म्हो और साइमंस। ठीक है, तो आप यहां पे आप बोल सकते हो कि भाई R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए है, इससे इसका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो G इज इक्वल टू 1 बाई R, तो R की जगह पे हम ये पुट कर रहे हैं रो इंटू L बाई ए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, G इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू A बाई L, 1 बाई रो इंटू A बाई L। अब ये जो 1 बाई रो है बेटा, 1 बाई रो को कंडक्टिविटी बोलते हैं। बाई रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल यूज किया जाता है कंडक्टिविटी के लिए, मल्टीप्लाइड बाई A बाई L। कंडक्टेंस is equal to conductivity multiplied by A by L।
तो बोले द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमंस, SI unit of conductance is Siemens, represented by the symbol capital S, and is equal to ohm inverse, also known as mho or ohm inverse. The inverse of resistivity is called conductivity. अब ये definition लिख लो. Conductivity की definition लिखो. The reciprocal of conductivity की definition लिखो. The reciprocal of resistivity. The reciprocal of resistivity is called conductivity. The reciprocal of resistivity is called conductivity. So conductivity is equal to 1 upon resistivity. अब देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी बेटा? ओम मीटर. ओम मीटर. तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स. ठीक है, ये तो एसआई यूनिट हो गई बेटा. हम कुछ और यूनिट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं. ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये सारी यूनिट्स को यूज कर सकते हैं फॉर कंडक्टिविटी. ठीक है, तो बोले द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमंस, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल एस एंड इज इक्वल टू ओम इनवर्स, आल्सो नोन एज मो. The inverse of resistivity is called conductivity, जिसको पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता था. जैसे उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता था, वैसे इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता था. बट अब उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं और इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं. बोल रहा है कि IUPAC has recommended the use of the term conductivity over a specific conductance, and hence we shall use the term conductivity in the rest of the book. The SI unit of conductivity are Simon per meter, but quite often kappa is expressed in Simon per centimeter. Conductivity of a material in Simon per meter is its conductance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. तो डिफिनीशन लिख लो, बस यहीं पे क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं. ये डिफिनीशन है कंडक्टिविटी की. एक और डिफिनीशन लिख लो. लिखो कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल. कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल. Conductance of a material which is 1 meter long. Conductance of a material which is 1 meter long and whose area of cross section is 1 meter square. Conductance of a material which is 1 meter long and whose area of cross section is 1 meter square is called conductivity. Is called कंडक्टिविटी. अब देखो बेटा ये डिफिनीशन कहां से आई. ये वाला रिजल्ट को देखो, ये वाला रिजल्ट. कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो बोल रहा है कि इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन G यानी कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी. यहां से डिफिनीशन आई है कि अगर हम एक कंडक्टर को कंसीडर करें, ठीक है, जो कि 1 मीटर लॉन्ग है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उस कंडक्टर का कंडक्टेंस को, उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलेंगे. उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलेंगे. तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको?
ठीक है, तो अब इसके आगे का जो डिस्कशन है बेटा उसको कल के क्लास में देखेंगे। आज मैं क्लास को यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। सर मैं डाउट्स पूछ लूं? हाँ पूछ सकते हो।